हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। हम आज महाजनपद के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो उसमें ऑलरेडी हमने नियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेगालिथिक, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक तक हमने डिस्कशन कर लिया था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द महाजनपद्स। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि महाजनपद्स होता क्या है। तो अगर आप इसको देखो तो महा का मतलब होता है ग्रेट, या फिर आप इसको बिग भी बुला सकते हो। जन या जना जो वर्ड है वो यूज होती है ट्राइब के लिए, तो आप इसको लिख सकते हो ट्राइब। और इसका मतलब होता है सेटलमेंट्स। सो बेसिकली द बिगर ट्राइबल सेटलमेंट्स वर नोन एज व्हाट? महाजनपद्स। हमने लेटर वैदिक एज में देखा था, अर्ली वैदिक एज में भी एक्चुअली आर्यंस का इन्वेजन हो चुका था और लेटर वैदिक एज तक बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, नोमेड्स थे, दास, दासायु, फाइट, ऑल ऑफ दैट वी डिस्कस, उनकी सेटलमेंट्स होने लगी थी इंडिया में। ठीक है, इंडिया में सेटलमेंट्स में उनका छोटा छोटा एरिया था। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आसपास के एरिया में प्रोलिफरेट किया, उसको एनेक्स किया और अपनी एक्सपेंशन करी। और ये प्रोसेस जो है ये लेटर वैदिक एज से मतलब 1000 BC से लेकर के 600 BC तक चलता है। At the end of the 600 BC, we see the rise of 16 big settlements। 16 big settlements जिसको कि कहते हैं 16 big tribal settlements जिसको कहते हैं क्या? महाजनपद्स। ये 16 जो सेटलमेंट थी, जो ट्राइबल सेटलमेंट थी, उन्होंने बिग ट्राइबल सेटलमेंट, बिग एरियाज बनाए थे। और वो क्या था? वहां पे हर चीज था। वहां पे अर्बनाइजेशन थी, वहां पे ट्रेड थी, है ना, वहां पे एक प्रॉपर रूडिमेंट्री फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो थी वो ऑपरेट कर रही थी। वहां पे आर्मी थी, उनके आर्मी के अपने चीफ थे। मतलब हमने जो कार्ल विटफुगाल की हाइड्रोलिक थ्योरी ऑफ स्टेट फॉर्मेशन की बात करी थी, जो रूडिमेंट्री फॉर्म में जो स्टेट फॉर्म होता है वो उसकी फॉर्मेशन वहां पे क्या होने लगा था। ठीक है, एट द एंड ऑफ द 600 BC हम क्या देखते हैं? 16 बिगर ट्राइबल सेटलमेंट। इन्हीं 16 बिगर ट्राइबल सेटलमेंट को हम क्या बुलाते हैं? हम बोलते हैं महाजनपद। अब हम महाजनपद की स्टोरी पे जाते हैं। ये लेटर वैदिक एज के बाद शुरू होता है। तो अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूं तो आप देखोगे पीरियड बिटवीन 600 to 300 BCE। इस टाइम तक महाजनपद जो हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं, क्योंकि 300 BCE या फिर आप इसको लिख सकते हो 300 AD, इस टाइम पे हम कौन सा एम्पायर देखते हैं इंडिया में? गुप्ता एम्पायर, राइट। तो देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये इट मार्क्स द पिविटल रोल और पिविटल एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सिग्निफिकेंट मटेरियल और सिग्निफिकेंट कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होने लगे थे। कैसे? ये जो टाइम फ्रेम था यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे टेरिटोरियल एंटिटीज, टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा था। ये जो 16 महाजनपद थे ये भी खुद को अपने अपने एरिया में क्या करना चाह रहे थे? एक्सपैंड करना चाह रहे थे। तो एक्सपेंशन के लिए इनको क्या करना? एनेक्सेशन की पॉलिसी अपनानी थी। और हम पूरे टाइम देखते रहते हैं कि ये 16 महाजनपद्स में आपस में क्या होते रहती है? एनेक्सेशन ऑन कंकरेंस के लिए ये आपस में फाइट करते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं 16 महाजनपद्स में मेजरली अवंती और मगध के बीच में फाइट होता है। ये अवंती और मगध कहाँ है मैं आपको बताऊंगी। ये हम देख लेते हैं पहले कि ये कौन सा है। ये सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन का फेज वी हैव ऑलरेडी सीन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ये डेवलपमेंट क्या क्या होती है और कैसे कैसे हमें सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री को रीशेप करती है। तो आप देखो, गंधार एक महाजनपद, काम्बोज एक महाजनपद, कुरु महाजनपद जहां पे कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला एरिया, पांचाल ये भी महाजनपद है, कोसाल, मल्ला, वज्जी, काशी, मगध, अंगा। ये जो वज्जी, मगध और अंगा ये जो तीन है ये मगध के आसपास के महाजनपद है और तीनों अभी प्रेजेंट डे कहाँ है? बिहार में है। वज्जी जो है
वज्जी की जो रिपब्लिक है, जो लिच्छवी रिपब्लिक जो आप जानते हैं, वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हो गया अवंती, ये मत्स्य, वत्स, चेदी, सुरासेना और अस्माक, अस्माक कर्नाटका। अब देखो इन सारे महाजनपद में जो मेन जो फाइट होता रहता है वो किसके बीच में होता है? दैट हैपेंस बिटवीन अवंती एंड मगध, ठीक है। इन दोनों के बीच में सुप्रीमेसी के लिए फाइट होता है और फाइनली कौन सा जो महाजनपद था वो विक्टोरियस हुआ? तो फाइनली जो महाजनपद विक्टोरियस हुआ वो था नन अदर देन मगध। और फिर हम मगध एम्पायर के बारे में देखते हैं कि बृहद्रथ डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी और खनवा की डायनेस्टी, राइट। फिर वो मगध की पूरी, मगध में जितनी 5-6 डायनेस्टीज है जिन्होंने क्या किया है? रूल किया है वहां पे, ठीक है। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंदुसार, ऑल ऑफ दैट वी विल रीड इन दैट, ठीक है। अब देखो इनका ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ था, तो आप ये सारा एरिया देखो, ये मेनली ये कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड था? नॉर्थ में कॉन्सेंट्रेटेड था, और एक जो था वो साउथ में था, अस्माक, ठीक है। अभी देखो ये गैंगेटिक प्लेन्स में था। अब बताओ कि महाजनपद आखिर गैंगेटिक प्लेन्स में ही क्यों, ज्यादातर महाजनपद नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन्स में ही क्यों है? इसीलिए क्योंकि 600 BC के टाइम पे लेटर वैदिक एज में क्या डेवलप होता है? हम डिस्कवर क्या करते हैं? डिस्कवरी ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, एंड दैट डिस्कवरी ऑफ आयरन चेंजेस द कंप्लीट सिनेरियो, चेंजेस द होल सिनेरियो। आयरन की डिस्कवरी होती है तो यहाँ पे जो पहले फॉरेस्ट थे, इस फॉरेस्ट को क्लियर करने का एक साधन मिल जाता है। फॉरेस्ट लैंड जैसे क्लियर हुई तो छोटी छोटी जो ट्राइबल्स थी उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू किया, और फाइनली हम ट्राइबल एक्सपेंशन देखते हैं किंगडम्स के रूप में। कौन से किंगडम? टोटल 16 किंगडम। इसीलिए हम नॉर्थ में ज्यादा महाजनपद को देखते हैं क्योंकि वहां पे डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई थी। अभी देखो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि कौन है? गंधार और कंबोज। अब यही जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसी ने फैसिलिटेट किया हर चीज, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रोथ हो या फिर ट्रेड रूट्स हो या फिर एक्सेस टू द नेचुरल रिसोर्स हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे भी वही डायग्राम है। आप देखोगे कि 600 BC के आसपास ये सारे महाजनपद एग्जिस्ट करते थे, एंड बाय द एंड ऑफ 400 BC क्या हो जाता है? हम मगध का बाकी किंगडम्स को क्या करना? सप्रेस करके, और फाइनली मगध और अवंती के बीच में जो लड़ाई थी उसमें कौन विक्टोरियस होता है? मगध होता है। और फिर हम पूरी मगध डायनेस्टी को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस महाजनपद के कैसे थे, तो वहां पे राजा थी, मोनार्की है ना, एंड नॉन मोनार्किकल स्टेट जो कि जन या फिर उसको संघ बोलेंगे। तो ट्राइब्स में भी एक चीफ होता था ट्राइबल का, वो रूडिमेंट्री फॉर्म था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, एंड इट वाज काइंड ऑफ बिकमिंग व्हाट? एडवांस, और ये प्रॉपर स्टेट बन चुकी थी एक तरह से, राइट। अभी देखो मोनार्कीज जो किंग रूल करते थे, जन थे वो गवर्न होते थे किससे? while the janas or संघ were governed by the council। और ये डाइवर्सिटी थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस और डिसीजन मेकिंग जो थी वो ये काउंसिल और किंग मिलकर के करते थे, ठीक है। अभी देखो आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और वॉरफेयर। अब ऑब्वियसली अब अगर एक किंगडम को दूसरे किंगडम को एनेक्स करना है तो वहां पे टाइम टू टाइम वॉरफेयर और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और एनेक्सेशन होगी। तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी उनकी, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, उतनी भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। लेटर फेज में वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, ज्यादा बेटर और एफिशिएंट हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली द एफिशिएंसी इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड दे हैड एडवांस्ड वेपनरी, एलिफेंट एंड चैरियट्स। द मिलिट्री स्ट्रेंथ प्लेड बाय द क्रूशियल रोल्स इन देयर एक्सपेंशन, डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग स्टेट। सो बेसिकली मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी वो एक क्या थी? एक कंक्लूसिव या फिर एक डिटरमाइनिंग फैक्टर थी कि कौन सा महाजनपद क्या करेगा, ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा या फिर रूल करेगा ओवर द अदर महाजनपद। अब देखो मगध, अब मैंने आपको बोला कि फाइनली जो लड़ाई होती है वो किसके? मगध और अवंती के बीच में, जिसमें से कि मगध जो है विक्टोरियस होती है। तो आखिर मगध का ही राइज क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफिकल है, इकोनॉमिकल है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर है, राइट। तो पहला कि लीडरशिप एंड डिप्लोमेसी ऑफ द रूलर्स लाइक बिंबिसार प्लेड अ क्रूशियल रोल। बिंबिसार जो थे सॉरी बिंबिसार जो थे
वो कौन से डायनेस्टी के थे? ही बिलोंग टू हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, कहते हैं कि बृहद्रथ डायनेस्टी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, एक तरह से उसको सबसे पहली डायनेस्टी भी कुछ लोग मानते हैं, उसको कहते हैं हरियंक डायनेस्टी। उनके रूलर थे कौन? बिंबिसार। फिर उनके बेटे थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के जो बेटे थे वो थे किंग उदयन। ठीक है, किंग उदयन ने ही कैपिटल, पहले मगध का कैपिटल क्या हुआ करता था? राजगीर हुआ करता था, जिसको कि राजगृह भी कहते थे। तो उदयन ने राजगीर से कैपिटल को कहां पे शिफ्ट किया था? पाटलिपुत्रा में शिफ्ट किया था। तो बिंबिसार के जो स्ट्रेटेजिक कॉन्क्वेस्ट थे और मैट्रिमोनियल अलायंस थे, उसने मगध को क्या दी? स्ट्रेंथ दी। मैट्रिमोनियल अलायंसेस क्यों होती है? ऑब्वियसली क्योंकि, और ये लेवी स्ट्रॉस ने बोला भी है कि विमेन को, लेवी स्ट्रॉस एक बहुत बड़े स्कॉलर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला था कि विमेन को एंशियंट टाइम पे एज अ मोड ऑफ एक्सचेंज देखा जाता था। ठीक है, गिफ्ट एक्सचेंज के तौर पे विमेन एक्सचेंज होती थी। कैसे? क्योंकि अगर कोई ट्राइब है, किसी ट्राइब को, अब ये सारे ट्राइब्स ही थे जो कि महाजनपद बने, तो एक ट्राइब अगर दूसरे ट्राइब को अनेक्स करना चाह रही है और वो उन दोनों के बीच में परमानेंटली कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। लेकिन अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को कोई रोक सकता है, दैट इज वुमेन। क्योंकि अगर मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश हो जाती है तो स्टेबिलिटी दोनों ही ट्राइब को मिलती है। तो एक तरह से इन्होंने, कहते कि अवंतीस के साथ भी, अवंती जो रूल कर रहे थे मालवाई रीजन में, उनके साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की थी, एंड दैट स्ट्रेंथेंड द मगध पोजीशन सिग्निफिकेंटली। उसी तरह से ज्योग्राफिकल फैक्टर, ऑब्वियसली ये गैंजेस वैली में है ना, एलुवियन प्लेन है, तो एलुवियल प्लेन की वजह से और गंगा नदी की वजह से ट्रेड फैसिलिटेट हो रहा है, प्लस एग्रीकल्चरल, हम लोग क्या है, एग्रीकल्चरली रिच है, और ऑल्सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है वहां पे। तो अर्बनाइजेशन और ट्रेड के लिए मगध की क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और रिच आयरन डिपॉजिट नियर राजगीर। अब मैंने आपको बताया कि आयरन की डिस्कवरी एक थी, लैंडमार्क चेंज थी, जिसने की अर्बनाइजेशन, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, या फिर हम बोले महाजनपद के स्टैब्लिशमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। सो रिच आयरन डिपॉजिट नियर राजगीर एंड सेंट्रल लोकेशन एट मिड गैंगेटिक प्लेन provided ample resource and fertile land for the agriculture। ठीक है, now causes of the rise of महाजनपद। अब बताओ महाजनपद के राइज का क्या कॉज है? मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था, फॉरेस्ट को, डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, रिवर की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन। पॉलिटी क्यों ग्रो हुई? इसीलिए क्योंकि हमने जब एग्रीकल्चर शुरू किया, जब एक सेटल्ड एग्रीकल्चर का पैटर्न आया, तो हमारे पास सरप्लस आया। तो उसको क्या करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए लोग चाहिए, तो अलग अलग डिपार्टमेंट स्टैब्लिश होने लगी। कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग सरप्लस को प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग सेलिंग ऑफ द ग्रेन्स कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर के पॉलिटिकली क्या हुआ? सेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ, और हायरार्की और पोजीशन। ट्राइब का मतलब था कि एक, वो आजकल के टर्म में नहीं कहते हेट ट्राइब मतलब वी ऑल आर यूनिफॉर्म, वी ऑल आर सेम। लेकिन वहां पे ट्राइब के बाद क्या होने लगा? पॉलिटिकल हायरार्की सेटअप होने लगी कि हाँ, दे विल लुक आफ्टर द ग्रेन्स, दे विल लुक आफ्टर द अदर थिंग्स, दे विल लुक आफ्टर द ट्रेड पर्पस, दे आर नोन एज द मर्चेंट्स, ही इज नोन एज द सेनापति, इज नोन एज द किंग। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर आने लगी, यानी पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन आने लगा कि नीचे अगर कोई है तो उसके ऊपर कोई और होगा जो कि उन सब का लुक आफ्टर करेगा, और उसके ऊपर भी एक हेड होंगे, राइट। सो अर्बनाइजेशन, इस तरह से अर्बनाइजेशन भी हुई क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स हो रही है, एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ महाजनपद। ये सारी चीजों ने क्या कंट्रीब्यूट किया था? महाजनपद के राइज में कंट्रीब्यूट किया था। ये सारे स्टेट जो थे वो पावरफुल एंटिटीज की तरह इमर्ज हुए, और इन्होंने शेप किया हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया। नाउ मूविंग ऑन, डिक्लाइन एंड लेगेसी ऑफ महाजनपद। आखिर महाजनपद का डिक्लाइन क्यों होता है? महाजनपद का डिक्लाइन होने की वजह बहुत सारी है, क्योंकि डिक्लाइन है वो सबसे पहले है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि इंटरनली जो महाजनपद थे वो आपस में फाइट करते रहते थे, किस चीज़ के लिए? टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए। सो ये एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है किस चीज़ का? डिक्लाइन का, कि टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, और ऑल्सो द फॉरेन इन्वेजन स्टार्टेड टू हैपन। जैसे कि 300, अगर मैं बात करूं आपको
कि 300 BC के आसपास अगर मगध का राइज हो रहा है तो मगध का राइज हो रहा है तो वेस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से हमारे पास साकास के, पार्थियंस के, कुशानास के, इनके टाइम टू टाइम इन्वेजन्स होते रहते थे। इसकी वजह से भी पॉलिटी जो थी वो डिस्टेबलाइज होती थी, पावर स्ट्रगल एंड एक्सटर्नल इन्वेजन, दैट आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, जैसे हुन का इन्वेजन हो गया, हुना इन्वेजन। हाउएवर their legacy continued or included the contribution to the political organization. Yes, इन्हीं की जो political organization थी उससे जो further जो kingdoms आई, dynasties आई, चाहे वो गुप्ताज आई, चाहे वो हर्षवर्धन की आई, चाहे वो पाल की आई, चाहे वो सेन की आई, ये सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कहीं ना कहीं अपने प्रेडेसेसर से इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा था और इनके लेगेसी ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था आगे आने वाली भी किसको, किंगडम्स को। एंड ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था बिकॉज दे हैड गुड एंड एफिशिएंट कमांड ऑन trade and also the cultural advancement laying the foundation for the future civilizations in India, right? The Mahajanpads set the stage for the rise of larger empire like Mauryas and Guptas. Yes, Mauryas and Gupta, मौर्य का किसमें हम देखते हैं मेनली राइज, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, राइट? उसी तरीके से हम गुप्ता का राइज कब देखते हैं, गुप्ता का हम राइज देखते हैं चंद्रगुप्त के टाइम से, ठीक है, चंद्रगुप्त वन के टाइम से, जब उन्होंने 319 AD में क्या किया था, थ्रोन को लिया था। तो ये सारा चीज हम देखते हैं कि गुप्ता और मौर्य के टाइम से जो है वो उस तरह से कि महाजनपद जो है वो बेटर एम्पायर की फाउंडेशन बिल्डिंग करता है, ठीक है। एंड नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पे हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा, ठीक है। महाजनपद में एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद में ट्रेड भी हो रहा है, एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद में एनेक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। फाइनली राइज कौन होती है, मौर्यास। तो हमारे लिए मौर्य डायनेस्टी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसमें कौन कौन से वंश आए थे, बृहद्रथ आए थे, उसके बाद फिर हर्यंक आए, फिर नंद आए, फिर मौर्य आए, फिर शुंग आए, फिर खनवा आए। उसके बाद उनके डिक्लाइन के बाद आखिर 1st सेंचुरी AD और 2nd सेंचुरी AD में सत्यवाहन आए और क्या क्या हुआ। एंड देन हम देखते हैं जो मेजर एम्पायर, दैट इज द गुप्ता एम्पायर। तो ऑल ऑफ दैट वी विल रीड इन द क्रोनोलॉजी। आई होप आपको ये महाजनपद पे ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और कल हम इससे आगे जाएंगे। कल हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो राइज करती है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी और डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड द ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, वो महाजनपद आखिर क्या कंट्रीब्यूट करती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में और कैसे आखिर उनका भी डिक्लाइन होता है। ऑल ऑफ दैट वी विल रीड टुडे। और हम साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इसके बाद करेंगे क्योंकि ये भी बुद्धिज्म जैनिज्म भी महाजनपद से ही कोरिलेट होता है क्योंकि उसी टाइम पे 543 BC के आसपास बुद्धिज्म जैनिज्म का भी राइज होता है। ऑल ऑफ दैट वी सी इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, स्टडी वेल।